जी, Assalamu alaikum, everybody. We are live now, and I welcome you all to this important session. I think it's very timely, also, Umar and Hania. Thank you for joining us at the last minute as well. I think it's very timely because the Supreme Court clerkship program has just opened up again, and I think this time it's happening a little earlier than usual. So we have two serving law clerks with us, और आप लोगों के बहुत सारे सवालात हमें मिले जो कि of course career paths for young lawyers. That's our topic today, and we wanted to talk about कि बिल्कुल right at the very beginning या even जब आप student होते हैं तो उस life में आप क्या explore कर सकते हैं और क्या आपके पास opportunities होती हैं. So काफी अरसे से हम इसको plan कर रहे थे, and of course there's a lot and lots of stuff out there, but जो सही guidance है I think वो मिल जाए तो it's always something which is beneficial. So we will be starting with our first speaker, that's Umar Ranjha. Umar, welcome so much to this session. I think it's so incredibly generous of all of you to take this time out and speak with us. I know you have a very busy schedule, and on a Friday doing this at this hour, thank you so much for that, for taking the time out. मैं सबसे पहले आपकी अपनी journey, I would like you to share a bit of that. कि आपने कैसे स्टार्ट लिया, एंड देन वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. हम इसको ज़्यादा लेक्चर बेस्ड उस तरह से नहीं करेंगे, एंड वील ट्राई कि जितने क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं हम वो अकोमोडेट करें, एंड देन whoever we have in the room उनके भी जो सवाल होंगे they can ask you directly. बट थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी से स्टार्ट करें. ओवर टू यू. Right. Nida, am I audible? यस यू आर. Right. Thank you so much for organizing this. I think I was literally in the same position 4 years ago. Looking forward to some feedback and insights into how to map out my own career journey. And I hope the session proves to be valuable for all those who are listening and watching it live. So I started law school in 2019 September. It was the 3 years external program of जस्ट the जस्ट University of London जस्ट लाइक program. जस्ट कैन आई जस्ट इंटरजेक्ट हियर, सॉरी. क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट पार्ट से ज्वाइन किया है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि इफ़ वी कैन कीप इट मोर इन उर्दू, तो हम इसको अगर बायलिंगुअल रख सकें या ज़्यादा उर्दू बोल सकें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो जस्ट सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, बट आई थिंक अगर हम शिफ्ट कर लें लैंग्वेज अपनी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी फॉर द पीपल हु आर हियर. थैंक यू. जी जरूर. मैंने अपना लॉ लॉ स्कूल का आगाज 2019 में किया था. 3 साल का प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का. उसका सबसे बड़ा जो उस वक्त लगा था इशू होएगा कि एक्सटर्नल प्रोग्राम है, आपकी पाकिस्तानी लॉ से वाबस्तगी बहुत कम होगी उसके अंदर. हालांकि जिस तरह आपके जो लोकल लॉ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मोर अबाउट पाकिस्तानी लॉ. So first year में all those who have participated and taken those courses, चार कोर्सेज होते हैं आपके 3 सालों में. उसके अलावा आई मीन समर ब्रेक होती है, आपका ईयरली एग्जाम्स होते हैं अनलाइक अदर लॉ स्कूल्स जहाँ आपके सेमेस्टर सिस्टम होते हैं. सो एक चीज जो मुझे बताई गई थी व्हेन आई जॉइन लॉ स्कूल के अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जरूर आप ब्रांच आउट करें. बिकॉज एकेडमिक्स एक चीज है जो आपने करनी है 3 सालों में, लेकिन द ओनली वे यू कैन स्टैंड आउट इज कि आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हों. नाउ उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एक चीज़ हो सकती है आपकी इंटर्नशिप्स हो जाएं. उसके अलावा आपका वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है. उसके अलावा लॉ स्कूल्स में अब तो मूटिंग काफ़ी कल्चर स्ट्रांग हो गया है. आपको मूटिंग अब तो सोसाइटीज बन गई हैं लॉ स्कूल के अंदर, तो मूटिंग इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन. एंड देन यू हैव टी ए शिप्स एंड आर ए शिप्स. सो मैं अपनी आगाज करना चाहूँगा बात से कि मैंने अपना किस तरह प्लान आउट किया था. सो फर्स्ट ईयर में बिकॉज आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे होते हो लॉ के और आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस तरह से, यू डोंट हैव अ गुड एकेडमिक फाउंडेशन इन लॉ, यू लिटरली स्टडीइंग द बेसिक्स ऑफ लॉ. फर्स्ट ईयर की समर ब्रेक के अंदर आई वर्कड एट द एटी ऑफिस इन पंजाब इन लाहौर एक्चुअली, because I was interested in constitution law from the very first year because वो सब्जेक्ट था जो मुझे पढ़ाया गया था. और ऊपर से वो पढ़ाया भी इस तरह गया था कि it was morely most likely it was English oriented. तो उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए आई टू वर्क एट अ प्लेस जहाँ मुझे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और उसकी हिस्ट्री का पता है. एंड एजी ऑफिस वाज वन एग्जांपल जो मुझे मेरे सीनियर्स ने रेफर किया कि आप जरूर वहाँ जाके यू गो देयर एंड वर्क इन द समर ब्रेक. सो वो 3 महीने के मैंने एजी ऑफिस में काम किया. आई हैड द प्रिविलेज टू वर्क अंडर शान गुल साहब. उन्होंने मुझे बेसिक्स पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के समझाए, कमेंट्रीज बताई कि किस तरह पढ़ते हैं लॉ, पढ़ते किस तरह है, क्योंकि वो भी चीज़ लॉ स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है आपको कि आप लॉ को इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, आप लॉ को अप्लाई किस तरह करते हैं चीज़ों के ऊपर.
इसी तरह फर्स्ट ईयर में ही मैंने मूड कोर्ट सोसाइटी भी ज्वाइन की अपने लॉ स्कूल की, एंड आई हैड द ऑनर टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन लोकल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई मूव टू सेकंड ईयर, तो मैंने कहा कि चलो मैंने एक पब्लिक फंक्शन में इंटर्नशिप कर ली है, तो अब आई शुड प्रॉब्ली वर्क एट अ लॉ फर्म, बिकॉज वो एक चीज़ थी कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर जगह एक बार देख लो काम करके, ताकि बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आपको आइडिया हो जाए कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल क्या किस जगह पे हो और आपने क्या करना है आगे। अब लॉ फर्म में हो सकता है आपका, आप यू वांट टू वर्क इन एजी ऑफिस, आप एनजीओ में काम करना चाहते हो, यू वांट टू वर्क विद अ थिंक टैंक, or you just want to enter the academia. So it's you branch out in different ways, and the way I structured it कि मैं हर जगह काम करूँ, and I see अच्छा, where do I want to end up, after graduating from law school. So in second year, again, mooting was one thing that remained constant for these 3 years. Second year में मुझे ये भी एक मशवरा मिला कि आप कोशिश करें कि आप लिखें, बिकॉज हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लीगल लिटरेचर की काफ़ी डर्ट है। छोटी सी भी क्वेरी के लिए आपको बाकी जुरिस्डिक्शन में जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि आप लॉ जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ लिखें, बिकॉज इवेंचुअली आपने अपना ओपिनियन देना है, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको ये स्किल अभी से आना चाहिए। एंड ये फर्म्स का भी और एजी ऑफिस का भी फायदा ये हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे आजकल उस वक्त के प्रेसिंग इश्यूज क्या थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस क्या डेवलप हो रही है। तो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू एन इंडिकेशन कि व्हाट आर सम एरियाज यू वांट टू टॉक अबाउट एंड राइट, एंड राइटिंग आल्सो गिव्स यू अ गुड वे। एजी ऑफिस का आपने सॉरी जिक्र किया, ये आई मीन थोड़ा सा इस पे इलेबोरेट करेंगे कि लाइक यहाँ पे किस तरह से ओपनिंग्स अनाउंस होती हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, हाउ डू यू अप्लाई, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ डू यू गेट योर फुट इन द डोर, आप कैसे इन प्लेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, तो किस हाउ डू यू लाइक अपना वे इन कैसे बनाते हैं। राइट, सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर एग्जाम्स मैंने भी इसी तरह गूगल पे जाके एजी ऑफिस की ईमेल सर्च की और उनको ईमेल लिखी। एक हफ्ते बाद जवाब नहीं आया, मैंने एक और ईमेल लिखी। दूसरे हफ्ते बाद जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने कहा मैं खुद चला जाता हूँ एजी ऑफिस, वहाँ जाके पता करता हूँ कि क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ईमेल हमने 2 साल से डिसफंक्शनल हुई है, तो जो भी लिख रहे हैं हमें नहीं पता उसका। मैंने जाके फिर वहाँ शानगुल साहब से ही कहा कि मैं फर्स्ट ईयर मैंने अपने एग्जाम्स अभी ख़त्म किए हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट पाकिस्तानी लॉ, तो अगर आपके पास कोई वैकेंसी है इस तरह इंटर्नशिप की, तो आई वुड लव टू वर्क। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त वहाँ ही वाज इंटरेस्टेड कि अच्छा, इफ यू एक्चुअली इंटरेस्टेड टू वर्क लर्न मोर अबाउट पाकिस्तानी लॉ, तो आप जरूर आ जाएं। एंड दैट्स हाउ आई स्पेंट दोस 3 मंथ्स। हाई कोर्ट के उनके साथ काफ़ी चक्कर लगे, बेसिक रिसर्च आपको पता चली कि पाकिस्तान लॉ साइट किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप, क्योंकि वो चीज़ें आपको लॉ स्कूल में तो बहुत थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दीज आर सम प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपको बाद में प्रोफेशन में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होती हैं। सो वो 3 मंथ्स इसी तरह गुजरे, बेसिक्स पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी रिसर्च, उनकी असिस्टेंस करनी, उनकी जो, बिकॉज एजी ऑफिस ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने केसेस होते थे उस पर ब्रीफ्स बनाने, उनके लिए रिसर्च करनी, बेसिक पॉइंट्स निकालने, एंड देन यू accompany them with accompany him on the hearings as well. So second year mein mooting remained constant. I got to participate in, this time it was international competitions, because first year mein I think maybe the administration was happy with my performance, that they were like okay आप international moot court competitions से participate करें। इसी के साथ साथ हमारा अपना एक लॉ स्कूल का जर्नल था, मैंने उसमें काम करना शुरू किया, मैंने उसके लिखना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ आई डेवलप दिस हैबिट कि कोई भी अगर चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो उस पर मैं कुछ लिखूँ, लाजमी लिखूँ उसके ऊपर। सेकेंड ईयर में आफ्टर गेटिंग डन विद माई सेकेंड ईयर एग्जाम्स, मैंने कॉर्नेलियस जैन मुफ्ती में इंटर्नशिप की, समर्स की। 1-2 महीने वहां लगाए, फिर 1 महीना में राजा मोहम्मद अकरम एंड को में लगाए, ताकि ये समर ब्रेक पूरी गुजर जाए कि अच्छा मैंने एक पब्लिक इदारे का तो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, लेकिन फर्म्स में क्या होता है, ये जो आपकी फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट हो जाए, कमर्शियल हो जाए, लिटिगेशन फर्म्स हैं, यहाँ किस तरह आप काम करते हो। एंड दैट काइंड ऑफ गिव मी लाइक अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज हुकूमती इदारों का एक निज़ाम बहुत मुख्तलिफ होता है। फर्म्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड, एंड स्पेशली बोथ दीज फर्म्स आई मैंशनड, इनका एक बहुत स्ट्रक्चर्ड पूरा प्रोसेस था इंटर्नशिप्स का। एंड इसी तरह आई रोट टू देम ईमेल के थ्रू, एंड दे we had a small interview, and उसके बाद they sent कि आप आ जाएं इस particular date के ऊपर। That's how मेरा एक फर्म वाला भी पूरा एक्सपीरियंस यहाँ से फुलफिल हो जाता है। फर्म में मुझे पता चला कि अच्छा आप क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एज एन इंटर्न आपकी हायरार्की बहुत नीचे होती है उसके अंदर, बट
दे वर जनरस इनफ कि आपको मीटिंग्स में बैठाते थे। उसके अलावा आपको बेसिक रिसर्च सिखाई कि अच्छा ओपिनियंस कैसे बनाते हैं, मेमोरेंडम्स किस तरह बनाते हैं, केस नोट्स क्या होते हैं, रिसर्च नोट्स क्या होते हैं। बिकॉज एजी ऑफिस में जो केस नोट्स और रिसर्च नोट्स का स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी डिफरेंट, यू नो। यहाँ एक बहुत डिफरेंट था बिकॉज यहाँ इट वाज मोस्टली यू वर रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर्स और द appellants, राइट, और द plaintiffs। यहाँ ये रिस्पॉन्डेंट्स भी कर रहे थे मगर यू वर नॉट रिप्रेजेंटिंग इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट, राइट। सो फिर आपका एक बहुत डिफरेंट एलिमेंट होता है स्टेक्स का इन्वॉल्व। इसी तरह I entered third year, and in the summers of second year, I was at CLM when I came across the Qazi Faiz Isa's reference case. उस पे काम करने का थोड़ा सा मौका मिला रिसर्च का। तो थर्ड ईयर में एक ऑप्शन मिलती है आपको कि यू कैन ऑप्ट फॉर डिसर्टेशन, वे आप 10,000 लफ्जों का एक ऐसे लिखते हो। तो दैट केस काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी कि अच्छा मैंने थर्ड ईयर में एक ऐसा सब्जेक्ट लेना है जहाँ मैं पूरा एक ऐसा आर्टिकल लिख सकूं जो कल को कहीं पब्लिश वर्दी हो जाए। इसी तरह मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया उस बेस के ऊपर, और उसके साथ साथ मैंने वो उसी केस के हवाले से आई रोट अबाउट द suo motu powers and its compatibility with the doctrine of separation of powers। इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी का एक मैंने प्रपोजल सबमिट किया, वो सबमिट हो गया, एक्सेप्ट हो गया आगे लकीली। मैंने इस पर फिर काम करना शुरू किया। थर्ड ईयर में भी मूटिंग मैंने बरकरार रखी। उसके साथ साथ मैंने फिर कहा कि अच्छा मैंने फर्म का एक्सपीरियंस भी ले लिया है, मैंने एक पब्लिक फंक्शनरी का भी ले लिया है। How about if I work with a think tank or some policy area? So then I work with Masavi and the Center for Chinese Legal Studies at LUMS। अब दोनों का काम काफी हद तक डिफरेंट था। मुसावी में आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी ब्रीफ्स किस तरह बनते हैं। उस वक्त वो लोग सैनिटेशन की, राइट टू हाइजीन एंड सैनिटेशन के ऊपर काम कर रहे थे। एंड यू नो हाउ यू प्ले अ पार्ट इन डेवलपिंग फ्रेमवर्क्स एंड यू नो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में आपका रोल क्या होता है। वो एक फर्म और बाकी एजी ऑफिस के एक्सपीरियंस से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा आप स्टेक होल्डर से डिस्कशंस किस तरह करते हो, आपकी गवर्नमेंट्स के साथ जो मीटिंग होती हैं उसमें आप क्या करते हो। इसी तरह चाइनीज लीगल स्टडीज एट लम्स में भी उस वक्त सीपेक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही थी। आई गॉट टू वर्क विद द प्रोफेसर देयर ऑन यू नो राइटिंग अ पेपर विद दैट प्रोफेसर ऑन हाउ द नीलम जेलम प्रोजेक्ट can capitalize, you know, investments for Chinese when the CPEC project is fully achieved its finality। यहाँ तक ये आप कह लें कि 5-6 एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। इसी तरह फिर मेरे आगे 2 मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स आ गए, एंड एट द सेम टाइम मेरी प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ पढ़ाती थी। उसी तरह मैंने थर्ड ईयर में उनकी टीचिंग असिस्टेंट पोजीशन भी ले ली, एंड आई यूज्ड टू ट्यूटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो क्रिमिनल लॉ पढ़ते थे। साथ ही मैं लिख भी रहा था। इसी तरह थर्ड ईयर में मैंने अपने एग्जाम्स दिए फिर, एंड देन थर्ड ईयर के बाद द ओनली थिंग मिसिंग इन माय एंटायर यू नो पोर्टफोलियो वाज कि मैंने एक इंटरनेशनल लॉ फर्म में काम करना है। बिकॉज मैंने अप्रैल में अप्लाई कर लिया हुआ था एक्सेस लॉ के लिए, बिकॉज मैंने उनकी प्रोफाइल देखी थी। आई थॉट दैट मे बी इट्स अ गुड फिट फॉर समवन लाइक मी, बिकॉज मैं लिटिगेशन ही करना चाहता था। एंड आफ्टर वर्किंग इन ऑल दीज प्लेसेस आई वाज श्योर कि मैं एक फर्म में ही काम करना चाहूंगा। But Access gave me an offer to start on 1st August. तो मेरे पास 2 महीने थे। I went to RSIL. I worked there with Professor Aisha Malik on a project on juvenile justice and refugees। इसी तरह मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा प्रोसिक्यूशन ट्रेनिंग्स किस तरह होती हैं, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है। बिकॉज मूटिंग में ऑफकोर्स आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हो, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हो, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ थिंक टैंक जिस तरह RSIL है, वहाँ चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेशनल लॉ का स्कोप बहुत लिमिटेड है, बिकॉज बहुत आपके बेली 3-4 ही थिंक टैंक्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ में काम करते हैं। एंड इन August I started my work as an associate at Access Law। There I was part of the litigation team, and वहाँ भी the good thing was that it was a blend of all disciplines, you know। आप commercial law पे काम कर रहे हो, constitution पे कर रहे हो, criminal पे कर रहे हो, corporate कर रहे हो, you know, but mostly it was litigation for my case, you know। And then I was there for a year, and because मेरा एक academic pursuit भी था, तो then I reached out to a professor at LUMS कि I want to work with you as an RA, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती थी वहाँ, एंड वो एक प्रोजेक्ट करी थी जिसपे शी वाज कंपाइलिंग all the jurisprudence of the then Chief Justice Umar Ata Bandial। So at part time, I worked for her as an RA, and I think in July 2023, clerkship की applications खुली। I forgot to mention कि second year में I found out कि clerkship भी एक program है जो exist करता है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में, unlike all the other supreme courts। एंड मुझे मेरे कुछ सीनियर्स उस वक्त सर्व कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यू नो यू व्हेन वंस यू ग्रेजुएट तो डेफिनेटली अप्लाई। बट द कैवियट दे गेव वाज कि आप 1 साल काम करके अप्लाई करिएगा, बिकॉज आपकी डिग्री पहली इंग्लिश लॉ के ऊपर है मुबनी, और 1 साल के एक्सपीरियंस से यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन
your chances of selection will be higher. And secondly, you will be of greater assistance to the judge you're potentially going to work with, right? इसके साथ साथ I applied for the clerkship in July. I think interviews हुए थे August के अंदर. And Hania and I both formally commenced our clerkship in October 2023. And since then, I'm working as a clerk at the Supreme Court. Wow, thank you so much. I don't know how you summed that up. It seems like you've lived multiple lifetimes. इतना आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है इतने थोड़े अरसे में, एंड आई थिंक आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है. हर एस्पेक्ट, हर साइड से आपने लीगल प्रोफेशन और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है. सो दैट्स कमेंडेबल. हम आपसे बेहतर, हमें आई थिंक इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस मिल नहीं सकता था. लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी यहाँ पे हानिया से पूछना कि बीइंग अ फीमेल, लाइक उसके लिए उतना ही आसान था अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना? एक ईमेल लिखी और कॉन्वर्सेशन आगे चली और मिल गया, या फिर उनके कोई और बैरियर्स भी थे? और ऑल्सो उनका क्या ट्रैजेक्टरी रही है, एंड व्हाट हैज शी बीन लाइक, उन्होंने कैसे अपना फुट इन द डोर किया? सो हानिया, थोड़ा सा अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें, आई थिंक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हियर. Can you hear me, Nada? Yes, yes, I can. Okay. Assalamu alaikum, everyone. It's a real pleasure to be here talking about career pathways. Just like Umar said, I think it's so important to diversify your experience because, as law students, हम अक्सर ये सोचते हैं कि, like there's a very like a linear progression. You go to law school, आप law school जाओगे, फिर आप law firm join करोगे, या फिर आप higher studies के लिए जाओगे. But I realized that it wasn't like I came to law school. I graduated from LUMS. So जब मैं LUMS आई थी तो when I entered LUMS, I knew कि अच्छा, I'm gonna be doing law, and the natural next thing to do would be to, once I graduate, would be to join a law firm, perhaps go for my master's at some point, and that's it. But I was lucky in the sense that LUMS gave me the opportunity of studying multiple interdisciplinary subjects. क्योंकि हमारा 5 साल का प्रोग्राम होता है, so there's like 2 years of BA and then there's 3 years of LLB. So वो जो पहले के 2 साल होते हैं, I feel like they were very like life changing for me in the sense that I got to explore a lot of other subjects जो कि शायद मैं कभी ना पढ़ती. And I took up a lot of subjects. I took up film studies, I took up like cultural studies, and subjects that I never even heard of or knew of before coming there. And I was instantly very attracted to history. So I took a lot of history subjects, and I realized that, there's like, matlab, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं. And then I also started to like find, I was also very lucky because I had professors who were very, very supportive and very encouraging, and they helped me find a common ground between law and these interdisciplinary subjects that I was so interested in. And I realized law doesn't have to be just कि आप बस एक law firm में जाओ और आप practice करो, but there's so much more to law, and you find law in your everyday life. Like it's literally everywhere, and there's so much that you can do with this degree. One thing that I think really helped me in diversifying my experience, and I think I've told this story multiple times, and I think Umar also knows this story, is that this one time there was this law firm that I really wanted to intern at, और मेरा एक professor था जो वहाँ पे partner था. And I reached out to him, and मैंने उनको कहा कि like I'm really interested in interning at this law firm, but because मैं उस वक्त मेरा सिर्फ BA हुआ था, LLB भी नहीं हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि like I don't think I have the required experience for this, but this is something that I'm really interested in. And he obviously, because my professors, I owe a lot to them, they helped me a lot, तो obviously उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मुझे internship भी के लिए guide किया, and I successfully got the internship. But the one thing that he said to me in his email that I've still started and I still go back to is that you should never be afraid of asking for help. And I think that really shaped the next couple of years of my LUMS life, because फिर मैं वो annoying student बन गई थी जो हर professor को जाके तंग करती थी कि नहीं मुझे ये करना है, आप मुझे इसमें help करें, ये करें, वो करें. And thankfully all of my professors have been super, super helpful, and very, very encouraging. तो शुरू में obviously I explored law firms because that's the वो that you have, like हर कोई एक race में होता है कि वो law firm experience चाहिए. I did that.
Then I also interned in government organizations. I wanted to have some experience in that area. So I interned at the National Commission on the Rights of Child. I also was very, very interested in academia. As I said कि मेरा history और law का जो intersection है उसमें बहुत ज़्यादा interest develop हो गया था because of my interest in history, and specifically how colonial law has shaped the trajectory of our nation's or the subcontinent's law. So that was something I was really interested in. So I started writing. I worked for the Research Society of International Law, wrote a paper there. I also in this like in my second last year reached out to one of my professors who was working with Justice Jawad S. Khwaja, who was writing a book about his experience as a judge and then as the Chief Justice of Pakistan. And I told him that I'm really interested in helping him in any way that I can. And that's how I, again, the advice of my professor to never be afraid of asking for help. I think that really landed me places. So then I worked with Justice Jawad S. Khwaja for a bit, helped him write his book. And in that period also, क्योंकि उनका एक you a lot of people might also know about this. उनका एक like school है for the underprivileged called Harsuk, and I asked him if I can perhaps volunteer और वहाँ पे मैं पढ़ा सकूँ. And I chose because मुझे पता था कि law में मैंने बहुत कुछ कर लिया, but I really want to because I want to explore the academic side of law, and also because I was very interested in history. मैंने कहा कि मैंने जो है ना history like colonial history पढ़ाना है इन बच्चों को. And so then I made a whole course, a crash course for them from scratch. And then I spent a month over there teaching underprivileged children. It was one of the most life-changing experiences of my life. Uske baad, after graduating, I joined Axis with Umar, and I worked there for a month, और उसी period में मेरा सारा वो clerkship का application process वगैरह चल रहा था. And the clerkship also wasn't something that was on my list when I graduated. But it was, like the chance, because I was very attracted to narratives. My entire LUMS experience has been about, how narratives, shape the law. Because, law at the end of the day, I thought of law as storytelling, and इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा interest था कि narratives और storytelling का क्या impact होता है law में, and how memory is shaped through that also. तो मैंने जो है जब मैं सुप्रीम कोर्ट का मतलब मुझे पता था पहले से, I had some colleagues who had worked there, and what really interested me about the clerkship was that I wanted to actually witness how language affects the law, how cases work in real time in the highest court of the country, and what are the consequences of it. And I was really interested in like just being a part of that. So yeah, then I applied for the clerkship, and I've been working as a Supreme Court law clerk since then. Currently I'm also serving as the coordinator of the law clerkship program, so the applications have just opened up. My judge is on the committee, so I will be assisting him in the shortlisting of the applications and then the subsequent interviews, and then of course welcoming the new batch to the Supreme Court. That's wonderful. I see a lot of similarities. आप दोनों की जर्नी में काफ़ी similarities हैं. खास तौर पे एक जो बहुत बड़ी similarity है वो ये कि आप दोनों ही स्कूल टाइम से ही इनिशिएटिव ले रहे थे और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे. चाहे वो इंटर्नशिप्स की सूरत में हो या फिर असिस्ट करने की सूरत में हो किसी को, या सिंपली कोल्ड ईमेलिंग है कुछ भी. तो ये चीज़ें, ये वो स्किल्स हैं, आई थिंक ये वो एक्सपीरियंस है जो विच स्टूडेंट्स शुड बी टेकिंग नोट्स ऑन के किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो. हाउ कैन यू टेक अ लीड फॉर योर ओन, हाउ कैन यू एडवोकेट फॉर योर ओन सॉर्ट ऑफ for yourself to be hired and for you to get that experience. तो वो काफ़ी मुझे आप दोनों का सिमिलर लगा. आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम में जो क्वेश्चंस हमें पहले रिसीव हुए हैं उसके बजाय आई वुड लाइक कि जो हमारे पास इन रूम लोग मौजूद हैं, अगर वो अपने सवाल रखना चाहते हैं खुद से सामने तो हम पहले वो ले लेते हैं. अदरवाइज मेरे पास तो वो क्वेश्चंस हैं ही हैं विच आई कैन कीप पुटिंग टू यू गाइज वन बाय वन. बट इफ यहाँ पे इस वक्त जो लोग मौजूद हैं इन द मीटिंग, इफ दे वांट टू रेज देयर हैंड एंड आस्क एनी क्वेश्चंस डायरेक्टली. जी आतिका, आतिका अनम्यूट कर लीजिए और बता दीजिए आपका सवाल हानिया से है या उमर से.
उन्होंने सवाल अपना चैट में लिखा है। सवाल है उनका, व्हाट इज एन एडवाइस फॉर एक्सटर्नल लॉ स्टूडेंट्स since you yourself are one, especially those who plan to practice, how do they acclimatize themselves with the Pakistani constitution and codes? Umar, I will take this to you. Yeah, I think this is very, very pertinent. I had the same concern when I was starting law school के मैं क्योंकि इंग्लिश लॉ पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को किस तरह ब्रांच आउट कर सकता हूँ. बट द आंसर इज वेरी सिंपल, कि आप अपना जो आपको टाइम मिले, समर ब्रेक हो जाए, एंड इफ यू हैव द कैपेसिटी टू वर्क अलोंगसाइड योर एकेडमिक जर्नी, आप ब्रांच आउट करें इंटर्नशिप्स के थ्रू, मूड कोर्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, वॉलंटियर एक्सपीरियंस के थ्रू, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं, in most cases, you will be working in the Pakistani affair. The Pakistani legal framework will be the only governing provisions, you will be most likely working with. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड उसके साथ साथ ये भी मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लगे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सटर्नल लॉ में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, या आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ, या आप सेकंड ईयर में यू लॉ पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, तो इट्स गुड कि अगर आप साथ खुद इनिशिएटिव लेके पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी शुरू करें पढ़ना. यू जस्ट ड्रॉ एनालॉजी बिकॉज वी आर कॉमन लॉ कंट्री. हमने सारा कुछ ब्रिटिश राज से इनहेरिट किया है, तो बहुत जगहों पे बहुत कॉमनैलिटीज भी होंगी आपके लिए. अब मोस्टली आप अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर लॉज देख लें, काफी हद तक रेप्लिकेशंस हैं. सो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, इवन दो वी वर बीइंग टॉट लाइक पब्लिक लॉ फ्रॉम एन इंग्लिश पर्सपेक्टिव, मैं साथ साथ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में साथ पढ़ रहा था. कि पाकिस्तान में आपका 35 एक्ट ऑनवर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑनवर्ड्स क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, राइट? उस वक्त there was a really good descriptive book. I would stress more on the descriptive part. हामिद खान साहब की किताब थी Constitutional and Political History of Pakistan. That was a good book, and recently उनकी History of Judiciary of Pakistan भी आ गई है. तो I used to read साथ साथ to understand, कि उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक लेवल की थी कि अच्छा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं. एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू अपेयर माय आंसर्स, तो मैं एक कंपैरेटिव अप्रोच देता था कि अच्छा पाकिस्तान में अगर इसको अप्लाई करते हैं इस प्रिंसिपल को, तो यहाँ क्या होएगा. इसी तरह साथ साथ, बिकॉज अगर आप लिटिगेशन को करना चाहते हो तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी द समर ब्रेक, और इफ यू हैव टाइम टू मैनेज दैट अलोंग साइड एकेडमिक्स, तो आप उसको जरूर मैनेज करें साथ कि आप किसी जगह पे काम करें. एजी ऑफिस इज अ गुड एग्जांपल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एरिया ऑफ प्रैक्टिस यू वांट टू वर्क. उसके अलावा आप फर्म्स को रीच आउट करें एंड डू दैट राइट वंस यू लाइक स्टार्टिंग योर फाइनल एग्जाम्स, बिकॉज बाद में अक्सर होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है कैंडिडेट्स की. So it's best you send them a crisp CV of yours which is well drafted. आप उनको बताओ कि why you want to work with them, and if there's any particular person you want to work under, आप वो भी उनको mention करो. And just try emailing them. हम लोग एक झिझकते हैं कि पार्टनर ईमेल कर रिप्लाई नहीं करेंगे, but in most cases they do get back. दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि ब्रांचिंग आउट टू एक्स्ट्रा करियर्स इज सो इम्पोर्टेंट. मैं भी हानिया बात कर रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि during my access interview and during my clerkship interview, two things were repeatedly asked. During my access interview, मेरे से बार बार पूछा गया था कि मैंने मूड कोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट किया मैंने उससे क्या सीखा है. इसी तरह मैं जब सुप्रीम कोर्ट का क्लर्कशिप का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे से एक जज ने पूछा कि 2021 में जब आपने जैसअप किया था तो उसका मूड इशू क्या था, राइट? दे वर सो इन्वेस्टेड कि ठीक है एकेडमिक्स में आप अच्छे होंगे, आपने अच्छे सवालों के जवाब दे दिए हैं, मगर वे आर इंटरेस्टेड इन नो कि आपने जो बाकी एक्सपीरियंस सारा गेन किया है, कैन यू एक्चुअली टेल अस कि आपने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा है, एंड या फिर आपने सिर्फ लिखा है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ भी. सो ये सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो था, that came to rescue me during both the access interview and the clerkship interview, because it helped me, like it equipped me with a good skill set कि मैं इस जगह पे मैंने ये सीखा है, इस जगह पे मैंने ये सीखा है. And it also shows you how extracurriculars is given so much precedence. अब अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस आपसे पूछ रहे हैं कि मूड कोर्ट में आपने ये जो मूड किया था इसमें क्या मूड इशू था, then it gives a good indication कि they're interested to know कि आपने एकेडमिक्स के अलावा क्या जिंदगी किया है, आपने लॉ स्कूल में किस तरह 3 साल हैं या 5 साल हैं किस तरह गुजारे हैं. सो माय एडवाइस टू यू वुड बी कि आप अपना जो 3 साल का या अगर आपका 5 साल का प्रोग्राम है, but since you external it, I'm assuming it's 3 years, आप उसको अच्छी तरह जिस तरह मैंने मैप आउट किया है इसी तरह मैप आउट करो. वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, वर्क विद डिफरेंट एरियाज, work in different environments, at a law firm, at the AG office, any other public functionary, NGO, working with your professor for an RFship or something, a TAship, and try to write more, start writing, develop this habit of writing from the very first year. That's very important because by the time you graduate, you need to know that how to write well, because clerkship की application में I think Anya is going to talk more about that, but आप जब clerkship की application भी करते हो
तो उसमें बड़ा जरूरी होता है कि वो सारा स्किल सेट जो आपने पिछले 3-5 सालों में सीखा होता है वो सारा ट्रांसलेट होकर नजर आता है। एकदम से नहीं होता कि क्लर्कशिप एप्लीकेशंस खुल गई हैं एंड यू ऑटोमेटिकली जस्ट गेन दिस skill set spontaneously. It takes time, and speaking from both our experiences, it took time. In her case, it took her 5 years. मेरी क्योंकि डिग्री 3 साल की थी, it took me 3 years, but I added 1 year of work experience. इसी तरह, try to branch out into different affairs. I hope that answers your question. थैंक यू सो मच। हमारा अगला क्वेश्चन आमना मोहसिन इज वेटिंग, तो वो उनका पहले ले लेते हैं सवाल, फिर आतिका आई विल कम बैक टू योर फॉलो अप क्वेश्चन। जी आमना, अनम्यूट कर लीजिए। Assalamualaikum. Sorry guys, I couldn't figure out how to raise my hand, but my question was, both of you had the commonality of working at Access. So is it one of the firms that accelerate the process towards the clerkship, or is it just that it just happened to be that both of you worked at the same place? No, I don't think that there is उस तरह से that accelerated. I just worked there for a month while my clerkship application was in its process. Umar worked there for a substantial period of time, but I don't think that there is any, like a particular experience that you must have to enter the clerkship. I think because हमारे cohort में और अभी वाले cohort में भी um there are people from all sorts of backgrounds with all sorts of experiences. बहुत diverse लोग हैं और बहुत diverse experiences के साथ आते हैं. So I think it's just a coincidence that two of us are from Axis in our cohort. लेकिन हमने की स्किल्स but क्या है, जैसे मतलब जो जिस तरह का नेचर का काम होता है क्लर्कशिप में, अगर आप बता सकें कि क्या बच्चे मेहनत कर सकते हैं अपने स्किल्स कौन से डेवलप करने में, जो उनको हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं इन कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच कम विद द क्लर्कशिप प्रोग्राम, एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट कि ये क्लर्कशिप है क्या, बिकॉज इसकी आई थिंक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को इतनी नहीं है, बिकॉज देर इक्वेटिंग इट लाइक दे थिंक कि ये कौन, पता नहीं कौन सा क्लर्क है जो हम बन जाएंगे, और हमारे पास कुछ ऐसे सवाल भी आए थे। उमर, आई विल टेक योर व्यू ऑन दैट एज वेल, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसका कंसेप्चुअली भी क्लियर करें कि ये व्हाट डज इट इंटेल, काम किस नौयत का होता है, और उसमें कौन से स्किल्स पे अगर आप अपनी स्कूल लाइफ में या इंटर्नशिप्स में अगर आप बिल्ड कर लें तो वो आपको हेल्प करेंगे इन दिस प्रोग्राम। right. So first of all, what the clerkship is and what it entails. The clerkship is basically a 1 year program. एक साल का program होता है, which is further extendable if you and your judge have like that mutual agreement. Um, एक साल का program होता है and you are assigned to a specific judge of the Supreme Court, and you basically have to assist him or her in majorly conducting legal research, drafting judgments, opinions, assisting with other chamber related work. There isn't a specific job description that I can give. There is an overview of the job description जो कि एक generalized सा है जो कि मैं बता सकती हूँ. लेकिन उसके अलावा it's very chamber specific. So like the work that Umar does perhaps is very different from what I do, because हमारे judges, because the law clerkship program is also a very recent program. इतना टाइम नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस और यूके में बहुत टाइम से ही चलता आ रहा है, पाकिस्तान में इट्स रिलेटिवली न्यू, राइट? तो हमारे जजेस भी जो है ना उसको लाइक अपने तरीके से, लाइक मोस्ट जजेस वुड वांट, लाइक कुछ जजेस बोलेंगे कि अच्छा हमें रिसर्च करके दे दो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. कुछ जजेस आपसे जो है जजमेंट्स के ड्राफ्ट्स जो है उसमें असिस्टेंस लेंगे. सम जजेस माइट हैव अदर वर्क that they might require out of you. So it's very chamber specific. But one thing that I think really helps you to sort of stand out, and also really important for your application, because obviously the application is the first step towards the clerkship, is your writing skills and your research skills. I think that is the number one most important thing. Being clear. I think the one thing that I lacked, for example, was कि मैं जब लिखने पे आती हूँ तो मैं बहुत लंबी करती हूँ. And it took me a lot of practice here, because my judge was, he was like, मैं जब भी उनको कोई research note लिख के आती थी, he was like, I'm not going to read all of this. I am literally a judge of the Supreme Court. I don't have time to go through all of this. You need to be concise and you need to be to the point, and you need to tell me कि, क्या बात है, क्या इसका main point क्या है इसका, and then I had to, really work really hard to like get to a point where I was able to say a lot in less words. So I think, being concise, being to the point, being brief, yet being able to, get your point across, that's Comprehensive a is the very word I important skill. think that you're looking for. Yeah. Yeah.
Yeah, that's me literally doing the same thing while I speak. Right. Anyways, so doing that, writing skills or research जो है वो, that is also very very important. You need to, I understand there are a lot of बहुत सारे UL वाले भी हैं, हमारे पास लोग हैं. um but being familiarizing yourself with Pakistani law, I think that's Mm. also very That important. also helps. Knowing where to look for things, being very proactive with research databases. Mm. I think that's really important. And yeah, I So I think those think are from some what of you're the telling me, अच्छा है जो एडवाइस उमर को भी मिली थी कि एक साल आप एटलीस्ट काम करें, फेमिलियर कर रहे हैं अपने आप को विद दीज टूल्स एंड दीज प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, तो आई थिंक तब आपके चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे. स्ट्रेट आउट ऑफ लॉ स्कूल अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स हो तो फिर भी शायद जाए, वुड बी मोर चैलेंजिंग. एक सवाल गुलाम रसूल साहब का है चैट बॉक्स में. उनको वो ग्रेजुएट करके फरवरी में, लेकिन डिग्री अभी तक उन्हें मिली नहीं है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं. तो क्या वो इस साल okay. के क्लर्कशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे टू अप्लाई? आप दोनों में से जो Yeah, so I wanted to जी. I wanted to clarify this also because I've been getting a lot of questions के क्योंकि अभी थोड़ा out of turn खुल गए हैं applications, हम्म. and it's only because we have an urgent need for law clerks at this point. तो लोग थोड़े से confused थे कि हमारे पास अभी डिग्री नहीं आई है, ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है. If you have a provisional transcript that you can send right now, that's completely fine, you can still apply. लेकिन आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जून के एंड तक होनी चाहिए आपके पास. You can't, like, अगर जुलाई में आ रही है, then unfortunately you won't be eligible to apply right now. However, I do want to also clarify कि अभी applications खुली हैं out of turn, लेकिन जो normal usual time होता है clerkship applications का, which is around September October, फिर से खुलेंगी applications. There will be another cycle that will be opening up. So even if you don't have your degree or your transcript right now, you will still be able to apply um later on in a couple of months. थैंक यू सो मच हानिया. उमर, आई टेक दिस टू यू नाउ. मुझे थोड़ा सा जो सवाल हमें आए थे पहले फॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर आई वुड लाइक योर वर्ड ऑन द फैक्ट कि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि करियर्स जो हैं सिविल साइड पे होने चाहिए, क्रिमिनल साइड पे होने चाहिए. एक तो ये कि ये डिसीजंस कैसे करते हैं, क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होने चाहिए, और दूसरा लिटिगेशन और कॉर्पोरेट वर्क में फ़र्क क्या है. तो ये एरियाज ऑफ लॉ and in terms of civil criminal and also litigation and corporate work, ये दोनों एस्पेक्ट से अगर आप बता दें कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, हाउ कैन वन गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड टेक इनटू अकाउंट फॉर डिसाइडिंग कि आपने किस साइड पे जाना है, तो वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें. थैंक यू. So, litigation obviously entails court जाना. आप क्योंकि court में assess करते हो, you're arguing a case before a judge. That is predominantly what litigation is. इसी तरह recently, I think 2 weeks ago, somebody reached out to me कि हम law pursue करना चाहते हैं और हमने सूट सीखा है और mergers and acquisitions में बहुत interested हैं, corporate काम करना चाहते हैं. तो ये एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कॉर्पोरेट लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत एंजॉय करेंगे, that's misapplied. What you do, how you transition, from law school to a different firm setup depends on आपने क्या क्या किया है. अब मैं अगर कहूँ कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ पसंद है और मैंने इसमें काम नहीं किया हुआ, तो फिर मेरे ऊपर ही गलत बात है. आई एम ट्राइंग टू मिसलीड एवरीवन हु आई एम टेलिंग दिस, राइट? इसी तरह मैं जब लॉ स्कूल में था तो मैंने लिटिगेशन एक्सपीरियंस भी हासिल किया, कॉर्पोरेट का भी हासिल किया. कॉर्पोरेट में क्या है, आई मीन आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स की वेटिंग होती है. द ओनली इशू आई हैड विद कॉर्पोरेट लॉ वाज कि आई वांटेड टू, बिकॉज मैं मूटिंग करता था तो मुझे बहुत शौक था आर्ग्यू करने का या असिस्ट करने का किसी को जो आर्ग्यू कर रहे हैं. तो इसीलिए एंड आई थिंक कॉर्पोरेट के अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, लिटिगेशन के अपने हैं. लिटिगेशन ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड speaking from like a male privilege, litigation is much more easier for men in Pakistan, because the space culture, it's much more different from women here and other marginalized sections. So वो एक चीज थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक इंटरेस्ट शुरू से था कि मैं लिटिगेशन करना चाहता हूँ, which is why after the AG office, when I even have worked at a firm that was corporate, मैंने यही फैसला किया कि मैं एक्सेस में भी जाऊंगा, even though access is predominantly litigation and corporate both. Some partners do corporate stuff and some do litigation. So during my interview, I was very vocal कि मैं, अगर आप मुझे रखते हैं तो I want to be part of the litigation team, because I was clear कि मैं litigation ही करना चाहता हूँ.
इसी तरह आपका कॉर्पोरेट वर्क भी आ जाता है। सम ऑफ फ्रेंड्स एंजॉय कॉर्पोरेट वर्क अलॉट, जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुए, दे एंजॉय, वो कोर्ट नहीं जाना पसंद करते, उनसे नहीं बर्दाश्त होता जर्मन्स वगैरह, उनसे नहीं बर्दाश्त होता इधर से जाना उधर से जाना। दे प्रेफर टू वर्क, एंड आई थिंक ये भी एक है कि कॉर्पोरेट वर्क, आई थिंक इट्स मच मोर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, बिकॉज उसमें आपका ज़्यादा स्किल सेट इस्तेमाल होता है, बिकॉज अगेन रिलैक्स होंगी डेडलाइंस वगैरह, लिटिगेशन की तरह इतना chaotic नहीं होएगा, मगर इट हैज़ इट्स ओन फेयर शेयर ऑफ रिगर इन्वॉल्व। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइक हानिया मेंशन क्लर्कशिप भी, आई थिंक क्लर्कशिप इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल who want to actively pursue academia or litigation in the future, because यहाँ you won't be vetting contracts, or you won't be working on mergers and acquisitions, या आप इस तरह की चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो इट्स बेस्ट कि अगर आप क्लर्कशिप के लिए अप्लाई करते हैं, यू शुड हैव सम आइडिया कि इसके बाद मैं इस पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरा भी था कि द रीज़न आई वांटेड टू वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट वाज बिकॉज एट एन अर्ली एज I think that was a great opportunity, because Supreme Court, again, it's a constitutional court at the end of the day, and I was very interested in constitutional law. So I thought that maybe working with a judge of the Supreme Court, you know, that will give me the best idea of how judges develop law in Pakistan. And secondly, लॉ बनता किस तरह है पाकिस्तान में, डेवलप किस तरह होता है, इंटरप्रेट किस तरह होता है हायर कोर्ट से, बिकॉज अगेन whatever comes from Supreme Court is automatically binding on all other institutions in the country. So वो एक चीज़ थी कि एट द वेरी आउटसेट ऑफ योर करियर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि एक जज के साथ डायरेक्टली काम करना, एंड इट्स वेरी डिफरेंट देन अ फर्म एक्सपीरियंस, बिकॉज फर्म में यू वर्क इन अ टीम, यहाँ इट्स जस्ट यू एंड योर जज, और इन केस यू वर्किंग विद अनदर क्लर्क, तो इट्स जस्ट यू देम एंड योर जज, इट्स अ वेरी स्मॉल टीम। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। इसी तरह आप जहाँ भी काम करें, वेदर ड्यूरिंग लॉ स्कूल, आप किसी लिटिगेशन फर्म में करते हैं या आप कॉर्पोरेट में करते हैं, विच इज़ वाई डाइवर्सिटी सो इम्पोर्टेंट, कि आप हर जगह काम करें एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ मुझे बहुत पसंद था लॉ स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, बट व्हेन आई वर्कड ऑन अ क्रिमिनल केस, आई थॉट मे बी criminal law is not for me, it's not made for me. I would be much more happier doing other areas of law. So, try to branch out and do that, practice that area, whether through an internship, whether you're writing something on that. But I would definitely urge to utilize the summer break effectively, to maximize and to understand and to experience के आप इन 3 महीनों में या 2 महीनों में क्या कर सकते हो. And by the time you're in your final year, आपको थोड़ा सा आइडिया, बेशक कंप्लीट आइडिया ना, बिकॉज अगेन हम सारे लाइक कोई यंग, हम कंप्लीट आइडिया ना भी हो, दैट्स ओके, बट आपको एटलीस्ट इंडिकेशन होए कि what are things जो मैंने नहीं करनी। चलिए आपको अगर ये नहीं पता मैंने क्या करना है, यू कैन नैरो डाउन कि मैंने चीजें क्या नहीं करनी। इन माय केस इट वाज कि मैंने कॉर्पोरेट नहीं करना, मैंने मतलब आगे कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं जाना, मैंने लिटिगेशन करनी है, एंड साथ साथ मैंने अच्छा, अपना एकेडमिक परसूट फुलफिल करना है। मैं हमेशा इस तरह से सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन करती हूँ कि जो कॉर्पोरेट काम है वो दैट इज प्री डिस्प्यूट, यानी जिस वक्त नया नया कोई बिजनेस सेटअप हो रहा है फॉर एग्जांपल, या ट्रांजैक्शन होनी है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की स्टेज है, ये इस वक्त अभी सब कुछ अच्छा अच्छा है, चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं। एंड देन लिटिगेशन इज पोस्ट डिस्प्यूट, के जब कोई फटा पड़ गया है और कोई मसला हो गया और अब आपको कोई प्रोविजन इन्फोर्स कराने कोर्ट जाना है, तो द वर्क दैट गोज इन टू दैट इज लिटिगेशन। वेराज उससे पहले जो आपका कॉर्पोरेट काम है दैट इज अबाउट कमिंग टुगेदर, कंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस, ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट्स, सो उस वक्त डिस्प्यूट की आप प्रोजेक्शन कर सकते हो, आप उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोविजंस इमेजिन करके डाल सकते हो कि कौन अगर हो गया तो क्या होगा। सो इट्स मोर अबाउट एक प्रीएम्प्टिव स्टेज होती है उस वक्त जब आप इवेंचुअलिटीज को कैलकुलेट कर रहे होते हो कि ये ऑल ऑफ दिस कैन गो रॉन्ग एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू एलोकेट द रिस्क, तो वो सारा कुछ कॉर्पोरेट काम में आता है। और फिर अगर कोई सपोज डिस्प्यूट हो गया है बिटवीन दोज पीपल, देन एंड ऑफ कोर्स लिटिगेशन फैमिली कॉन्टेक्स्ट में भी होती है दूसरे, बट मैं अभी सिर्फ इफ आई हैव टू कंपेयर इट विद कॉर्पोरेट लॉ, तो देन उसमें लिटिगेशन वर्क वुड मीन पोस्ट डिस्प्यूट सिचुएशन वेयर यू वांट टू इन्फोर्स दोज राइट्स जो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अग्री किए होते हैं और साइन किए होते हैं। सो जनरली दिस इज हाउ आई काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन। बट आई थिंक वही बेस्ट चीज़ यही है कि एक्सप्लोर करें, बट यू सी इंटर्नशिप्स को एक्सेस करना भी एक प्रिविलेज है, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज कि हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। तो एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है या अभी स्टूडेंट लाइफ है उनकी एंड उनके पास 1-2 साल बचे हैं, वो क्या कर सकते हैं अगर उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं या फिर
internships afford नहीं कर सकते because वो paid नहीं होती हैं, so just going and getting to work is, so are there any remote opportunities, are there any digital opportunities जिससे वो benefit कर सकते हैं, या is there any other way through which somebody जिसके पास contacts नहीं है या law firms में इतना, because डिग्री पे भी फर्क पड़ता है, we know that there is a class situation at play also. आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट हैं या नहीं, आप किस बैकग्राउंड से, इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है. तो I don't know if you guys are in a place to speak about these issues, because you are both from, I think, University of London, and LUMS का भी जो एक privileged background ही consider होता है because आपके professors की support है, या जो भी आपको एक network मिल जाता है to access these opportunities. So would you have anything to say to those जिनके पास ये platforms नहीं है, वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में? हानिया या उमर, जो भी इसके बारे में कुछ कहना चाहे, can come in at this point. निदा, बिफोर दैट मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, आपने कॉर्पोरेट की बात भी की, लिटिगेशन की बात भी की, but arbitration is another area that is evolving in Pakistan. Arbitration area mediation हो जाए, and then I would also urge everyone, because law, because Hania mentioned it's interdisciplinary. Law and tech is one area that's evolving, and like जो अभी law school में लोग enrolled हैं, I would urge कि like give that area a shot as well, because पाकिस्तान में expertise इसी तरह बनेगी जब आप लोग इन नई areas में branch out करेंगे, and इसमें आप काम करेंगे आके, because again like criminal litigation में we have a lot of expertise there. Constitutional काम में बहुत expertise है, but these are new areas. Arbitration हो जाए, mediation हो जाए, AI and tech हो जाए, all these areas, this requires a good expertise in this country. So make sure कि अगर आपको opportunity इस तरह की मिलती है तो आप जरूर करें. एक्सप्लोर करें. या जी, मोहम्मद सुहेल साहब, आपका सवाल है. Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Suhail, and I'm a fourth year law student. So my activities, extracurricular activities, not linked to what my degree. I'm doing a freelance, working as a freelance content writer from past 4 years. So recently, I just switched to working on some articles and published. Actually, I wrote a research paper on digital democracy, and I sent it to the law journals, but I don't know, they refused to publish it. And recently in this, I wrote articles on legislation on mines and mineral, and I sent it to some newspaper in Pakistan, but they also refused to publish it. Actually, while I'm doing the freelance work, some of my works are approved by the University of Essex and BPP University. I know it is morally not a good thing to just to work further. But I want to know what is the standard in Pakistan, these law journals and this publishing network. I don't know. As mentioned by the Nida, the class effect is real. I think I'm from not a very elite university like as a LUMS, and I'm from the Islamic International University. So just I want to know that my articles, in fact, the University of Essex approved it, and BPP University approved it. But in Pakistan, I'm facing difficulties to publish it. So what do you say about it? वो पब्लिशिंग कल्चर और एक्सेस के हवाले से बेसिकली आपसे सवाल कर रहे हैं कि कैसे वो पब्लिश करा सकते हैं अपने आर्टिकल्स, और उसके लिए मतलब वो क्या कर सकते हैं. So I worked as an editor for the LUMS Law Journal during my time at LUMS, and हमारे पास बहुत सारे articles आते थे from a lot of people from all sorts of background. और हमारा एम यही होता था हमेशा कि अगर कोई आर्टिकल हमारे पास ऐसा आ रहा है जो सारे रूल्स वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, इफ़ यूर राइटिंग, तो आप ये ध्यान रखो, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते थे जो एक जनरलाइज सा वो लिख लेते थे और वही journal को वो भेज रहे होते थे. But they didn't realize that every journal has their own internal rules that one must follow before they submit something. हमारे जो publication के rules हैं या formatting के rules हैं या word count और किस तरह हम articles accept करते हैं, वो शायद किसी और journal से
डिफरेंट हो, एंड हमें फौरन पता चल जाता था कि दिस इज एन आर्टिकल दैट दिस पर्सन हैज प्रॉब्ली सेंट टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट जर्नल्स, सो फिर हम उसको उसी तरह से लेके जाते थे. So I think the number one thing that editors also catch on to pretty quick is this. So you might want to go through जिस भी आप जर्नल के लिए लिखना चाह रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके उसके अपने रूल्स वगैरह क्या हैं, वो सब आप देख लो. एक तो ये है. दूसरा ये कि आई फील like in my experience as an editor, we provided a lot of, like we had a lot of workshops जहाँ पे हम लोग बैठ के सॉरी जहाँ पे जो है हम लोग देखते थे कि अच्छा इस दिस आर्टिकल हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, हियर आर सम वेज दैट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड. ऑब्वियसली कुछ इसमें वो हैं कमियां हैं जो कि हो सकती है इम्प्रूव, एंड देन वी यूज्ड टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ विद द ऑथर, एंड वी यूज्ड टू हेल्प देम रिफाइन दैट आर्टिकल, एंड ताकि उसकी जो आखिरी की जो शक्ल आ जाए वो पब्लिश होने के लायक हो. I would encourage you, if you have your, अगर आपने लिखा हुआ है कुछ और वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आप लम्स लॉ जर्नल में भेजो. They accept publications all year round, and obviously like I'm also available for if you need help with reviewing, because I understand I'm really passionate about even as in my time as an editor, I used to hold a lot of work on helping people get to a point where they can publish. So if you need any help, please feel free to reach out to me on LinkedIn. I'll be Okay, happy so to. sorry to interrupt. Actually, I sent it to the Lumps Law Journal. I don't want to name Okay. it, but it was rejected by the your law journals. Okay, that's okay. Reach out to me on LinkedIn. I'll be sure to see if there's any way that I can help with your article. Okay, thank you. थैंक यू Thank सो you. मच No हानिया, worries. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. अच्छा, उमर ने क्योंकि जाना है, आखिरी 5 मिनट हैं. हानिया, आई होप यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, क्योंकि मैं चाहूंगी क्लर्कशिप Sure. के हवाले से 2-3 और सवाल हैं, बट हम उमर से फाइनल उसकी थॉट्स ले लेते हैं. उमर, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया, वो अभी तक आपने नहीं बताया, वो कर लें. अदरवाइज जो आपके लिए ज़्यादातर सवाल आए थे वो कुछ उनमें से कवर हो गए, बट कुछ उस हवाले से हैं कि मूटिंग एक्सपर्टीज और टिप्स अगर आप कोई दे सकें, और ये भी बता सकें कि जुवेनाइल जस्टिस पे काम करने से कोई तब्दीली आ सकती है कि नहीं, एंड उसका कोई स्कोप है कि नहीं. ये 2 सवाल थे स्पेसिफिकली फॉर यू. बट ऑल्सो एक सवाल है एलएलएम से रिलेटेड, बट आई थिंक बोथ ऑफ यू डोंट हैव योर एलएलएम येट. सो आपसे मैं इसलिए वो सवाल इस सेशन में नहीं करूंगी, एंड व्हेन यू गाइस हैव डन योर एलएलएम एंड वी हैव अनदर सेशन, उस पे मैं आपसे करूंगी. सो ओवर टू यू उमर विद दीज फाइनल थॉट्स एंड एनीथिंग दैट वी हैव मिस्ड दैट यू वांट टू हाईलाइट, सो दैट आपको फिर हम फारिग कर सकें. जी उमर. थैंक यू. फर्स्ट चीज़ ये है कि बिल्कुल जुवेनाइल जस्टिस की बात की है. That was one area where I got to publish something because एक वर्चुअल इंटर्नशिप हुई थी कोविड के दौरान जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से, जहां उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हर 3 साल बाद पीरियोडिक रिपोर्ट जाती है, बिकॉज पाकिस्तान अगेन हैज रैटिफाइड लॉट ऑफ कन्वेंशंस. उस वक्त हमारी जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है CRC, हमने उसको रैटिफाई किया हुआ है, मगर हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस पहले आया था 2001 में, फिर उसके बाद हमारा 2018 में एक्ट आया था, एंड वो इसीलिए आया था बिकॉज आपका जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ था वो आपका what is not in compliance with the international obligations. And then 2018 में आपका नया एक्ट आता है, but उसमें कुछ certain provisions हैं. It's 2020 अभी तक certain provisions implement नहीं हुई. So I got to work, on identifying what are some loopholes in the legislative framework and how can Pakistan bridge that gap, in terms of its compliance with the international obligations, the treaty itself. Because आपने report submit करनी होती है Human Rights Review Committee के लिए, तो उसमें फिर आपने सारी चीजें loopholes, because वो आपको feedback देते हैं उसके ऊपर कि आपकी ये चीज implement नहीं हुई and आपकी compliance इतनी missing है. So again, like if anyone is interested in juvenile justice, so feel free to reach out, personally to me. I'll make sure that you work somewhere as well. I can connect you with certain people working in this expertise. And uske alawa, it's an important area because Supreme Court भी recently इस पे काफी jurisprudence develop कर रहा है. Especially there's a provision called the age determination protocol, because Pakistan में there's a lack of neither registration of birth identification certificates. तो फिर वो एक इशू हो जाता है कि इसको ऑसिफिकेशन टेस्ट से कर्व करते हैं मोस्टली. मगर इससे बात चल रही है कि क्या अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क हो सकता है कि जिन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है उनकी डिटर्मिनेशन किस तरह करें एज की, फॉर जुवेनाइल पर्पसेस एंड फ्रॉम क्राइम्स एज वेल. ये चीज़ हो गई. दूसरी बात ये है कि सिंस अगेन बिकॉज द क्लर्कशिप इज लिंक्ड टू योर करियर पाथ्स, इट्स वन फॉर्म ऑफ परसुइंग वन एरिया दैट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. सो फॉर क्लर्कशिप एज वेल,
make sure that you utilize your law school time very well. ये जो सारा skill set आपने मेरे से सुना या भानिया से सुन रहे हो, this helped us, it helped the chances of us standing out during the application process. Last year भी एक we were in a similar, I think it was a similar webinar where we discussed the clerkship last year. And हमने example दी थी कि just imagine कि आपका अपना पूरा law school का batch size 100 लोगों का है और 100 लोगों के ग्रेड्स अच्छे हैं. दैट्स एक प्री कंसीव नोशन है कि ग्रेड्स अच्छे होंगे ही होंगे, बिकॉज अगेन लॉ स्कूल में द लीस्ट यू कैन डू इज टू परफॉर्म वेल इन एकेडमिक्स. उसके अलावा बहुत बाकी चीजें तो बाद में आती हैं. बट 100 लोगों के ग्रेड्स अच्छे हैं. आउट ऑफ द entire 100 people in the cohort, 50 people have some internship experience. They have some sort of skill set developed through that internship. The quantity doesn't matter, the quality does. So अगर एक internship भी आपने अच्छी तरह fulfill की है या पूरी की है, तो that is much more better than I think in 6 internships जहाँ से आप कुछ नहीं सीख सके और आपने सिर्फ एक तरह से certificates या फिर आपने एक CV में लाइन लगाई हुई है कि मैंने यहाँ भी किया है यहाँ भी किया है. That's very important. दूसरी चीज है कि अब out of these 50 people, 30 people have some sort of publication. एक publication है, doesn't matter कहाँ है, but publication है. अगर एक law journal में है reputed, तो that's, I think nothing is better than that. मगर I think since it's law school, तो if you can try getting published in some newspaper, या फिर अगर आप कोई blog post भी लिखते हैं, अब तो इतनी options है आपके blog post लिखने के लिए भी, तो go for that as well. So it narrows down, and out of those 30 people, just imagine like 10 people have worked, have done some volunteer work or have done some moot court experience. So आपका जितना experience diversify होएगा, उसी तरह आपकी जो options to be selected for the program वो narrow down हो जाती हैं, because the cohort will get smaller in size and your chances of standing out will increase, right? Which is why you should make sure to branch out in all these areas, whether it's mooting, whether it's publications, whether it's writing something, whether it's working with a teacher or a professor, whether it's interning somewhere, whether it's volunteer experience, all these things. And यहाँ जो एक और बात बहुत जरूरी है कि by the time you graduate from law school, शायद उस वक्त जब हम एक चीज कर रहे होते हैं हमें रियलाइज नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है, बिकॉज अगेन लर्निंग इज ऑब्वियसली इट्स डन इन डिफरेंट वेज. तो उस वक्त शायद आपको एहसास नहीं होता कि मैंने इस चीज से क्या सीखा है. मगर नाउ स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, now that when I look back, I think a lot of things got so easy for me was mainly because I had a diversified experience during law school, and all these things I was part of cumulatively form the bedrock of excelling in the profession itself and now at the support as well. ये सारी skill set आपका जो develop होता है holistically, when you write your application, when you draft that, whatever you answer that, all of this comes to rescue you, in that time. And आपको तब realize होता है कि कितना जरूरी है, ये diversified experience हासिल करना. So my advice to anyone who's, in law school right now or who's thinking about applying for clerkship, even, if in your first year you think of applying, तो, आप उसी ट्रैजेक्टरी के मुताबिक सोचो कि मैंने 3 साल बाद where do I want to stand. So it's best if you plan out the next 6 months कि जिस तरह अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता हो कि समझ में मैंने क्या करना है, and make sure to utilize that time in the most effective manner. And by the time you graduate, आपके पास एक शेयर इसी तरह का. आई होप कि कल को आप भी यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो और आप बता रहे हो कि आपने इन 3 सालों में क्या क्या काम किया है. एंड आई होप कि हमसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस अपना लो, बिकॉज कुछ चीजें हमारी भी रह गई थी, बट आई होप कि आप हर जगह हर चीज फुलफिल करो उसको. So and secondly for clerkship, I think Hania is going to stress more on that, but I think जो application आपकी है, make sure that you submit your application just as you're submitting your first potential assignment to your potential judge at the Supreme Court of Pakistan. That will give you an idea कि आपने गलती की गुंजाइश नहीं करनी. और दूसरी ये चीज़ है कि you'll make sure कि everything is well on spot. Because it's very important कि आप जो application दे रहे हैं, that will determine कि आपने पिछले 3 सालों में या 5 सालों में क्या सीखा है. You can be great in diversifying experience, but आपकी clerkship application अगर बहुत average है, then that'll look bad on you कि इतना कुछ करने के बावजूद भी there was an average application being submitted. So make sure कि आपकी application is in conjunction with the 3 years or 5 years of whatever areas you were part of. That's very important. And other than that, if I've missed anything, I hope that you can reach out to me personally as well. I'll ask Nida to share my email with you as well. So अगर कोई चीज़ miss होगी है या आपकी कोई personal query है,
yeah, you're not comfortable asking it here. So please feel free to reach out whenever you want, and make sure to help you out in as many ways as I can. थैंक यू सो मच उमर। ऑन दैट नोट आपको हम इजाज़त दे सकते हैं, बट हानिया वी विल रिक्वेस्ट कि आप फोकस थोड़ा सा जो अभी एप्लीकेशन खुली है क्लर्कशिप की उसके ऊपर कर दें, एंड इफ यू कैन वॉक अस थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड किस तरह के क्वेश्चंस उसमें होते हैं जिसके लिए प्रिपेयर करना होता है, so that people, and of course the application deadline and the documents that you need to attach with it. तो वो I mean if you can just walk us through the whole process and application की requirements, that would be very helpful. Thank you so much. Yes. ऑफ कोर्स तो इस बार एप्लीकेशंस जो है वो थोड़ा उसकी डेडलाइन थोड़ी सी शॉर्ट है बिकॉज अगेन एज आई सेड देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ लॉ क्लर्क्स राइट नाउ और हमें जून तक वो सारी वैकेंसीज फिल करनी है तो वी And ये ओनली कितनी हैव vacancies हैं? How many of these are open? Like positions अभी कितनी हैं? So I'm not sure if I'm allowed to tell the exact number of vacancies Okay. right now. Okay. However, there are like substantial vacancies right abhi ke liye hain. Okay. It can increase, it can decrease, of course. So I'm not able to give an Sure. exact number. But again, as I said, abhi agar na bhi ho, there will be another round very, very soon. So, everyone is eligible to apply. Like, जिनका result तो अभी नहीं है, तो फंसा हुआ है, ये तो बाद में भी कर तो सकते ये हैं. जो बच्चे होंगे ये फिर बस ये 6 months के लिए हैं, या आर दे गोइंग टू कंटिन्यू देन, लाइक हाउ इज दैट गोइंग टू बी मैनेज्ड? Yes. इनका टेन्योर सो कितना? आप जब भी जब भी आप सिलेक्ट होते हो आपको एग्जैक्टली 1 ईयर उस टाइम से लेके 1 साल का टाइम आपको मिलता है. जस्ट बिकॉज दिस एन आउट ऑफ टर्न एप्लीकेशन प्रोसेस डजंट मीन कि अगर आप इस साइकिल में सिलेक्ट होते हो तो आपको 6 महीने होंगे, कम टाइम होगा. इट विल स्टिल बी 1 ईयर. योर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट्स from the day that you join the Supreme Court and will be 1 year from that day onwards. तो अभी वाले जो लोग आएंगे जो इस बैच के होंगे, जून वाले बैच के होंगे, वो भी फिर नेक्स्ट ईयर जून तक होंगे. एंड देन जो अक्टूबर या नवंबर में जो लोग आएंगे वो भी फिर नवंबर 2025 टू नवंबर 2026 तक होंगे. The application process right now is इट्स ऑल ऑन द वेबसाइट. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे काफ़ी इस बार मैंने मेक श्योर किया कि बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें लाइक द जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी जनरलाइज सी हमने डाली हुई है. देयर इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स. सो you must be 28 years old or younger. Of course, you need to be a citizen of Pakistan. You need to have completed your LLB degree in the last 4 years. You cannot apply like after 4 years after graduation. अगर आपको हो गए हैं तो फिर वो आप फिर नहीं कर सकते. So you're only eligible to apply if it's been less than 4 years. And then one more requirement that we have added this year is that you cannot be a direct or blood relative of a sitting judge of the superior judiciary, which is a requirement that we just added this year, but will continue henceforth. उसके अलावा the application itself consists of multiple parts. So सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपकी लाइक पर्सनल डिटेल्स वगैरह, नाम और एजुकेशन और अचीवमेंट्स और वो सारी चीज़ें फिल आउट करनी होंगी आपने. उसके बाद आपकी सीवी होगी. उसके बाद आपकी CNIC और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी. अगेन अगर आपके पास अभी अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, यू मेक श्योर दैट यू हैव ए प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट एट द वेरी लीस्ट. तो वो होना लाजमी है. उसके अलावा यू वुड नीड 2 reference letters from people who you have worked with or who have known you for more than a year. For a year or more than a year. उसके अलावा the 2 most important things that you must submit is the personal statement and the questions जो कि वेबसाइट पे आपको मिलेंगे. Personal statement जो है वो it basically asks you to talk about yourself, your motivation and the contribution that you aim to make or wish to make to the program. तो इसमें most people like when they think about personal statement तो वो like they talk about their own personal journey with the law or मतलब कि हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो like basically talking about their personal lives, right? And that is how personal statements should be. It should reflect your trajectory and the way that your life has unfolded, but also be very, very sure that your experiences also talk about your professional experiences. आपने अपनी आपने प्रोफेशनली क्या काम किया है जो आपको एक सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाएगा. What part of your story or what part of your experiences align with the work that you expect to do at the Supreme Court? What strengths do you bring? So highlighting your strengths is a very, very important thing that you must do with your personal statement, because that gives you the space
Hania, can I tell can I just interject here? Highlighting the strength, थोड़ा सा एग्जांपल देके आप बता सकती हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. राइट या तो फॉर एग्जांपल मैंने जब अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था आई मेड श्योर टू हाईलाइट माय वर्क at the Lumps Law Journal. I made sure to highlight my work with the Research Society of International Law. I made sure to highlight my work with as a research assistant for multiple projects that I did at Lumps. तो उसमें मेरी जो skills highlight हो रही थी, मेरी research skills highlight हो रही थी, मेरी analysis skills highlight हो रही थी, writing skills, my sensitivity to justice that I showcased through my work with Justice Jawades Khwaja and at his school, my sensitivity to language, my professional discipline. So through my stories and through my work experiences, I was able to highlight that, ye my strengths hai, and this is what I bring to the table. So your personal statement, is a space where you can highlight those things about yourself. Uske alawa, there is a set of questions that you will find on the Supreme Court website. उसमें 8 questions हैं pertaining to different areas of the law. There's constitutional law questions, there is CPC, CRPC, labor law questions, different questions. तो it's a mix of 8 questions. और आपने उसमें से कोई भी 4 questions select करने हैं और उस पे आपने लिखना है. The word count, the word limit is very, very strict. You must not exceed 750 words. This goes for both the answers to your questions and the personal statement. जो है वो 750 words की limit है, and this does not include footnotes. तो अगर आप footnotes include कर रहे हो तो वो that you can, वो word count पे नहीं include होगा. So yeah, these are the 6 things I think that you must include: the application form, the CV, your CNIC, and academic transcripts, 2 reference letters, 1 personal statement, and then the response to the questions. 8 things that you must email to the email addresses. There are 2 email addresses provided when you go through the application. तो उस पे आपने ये भेजना है. So once you submit your application, obviously because हमें urgent need है तो ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होगा. As soon as we hit the 15th में deadline, we will start going through your applications and you will soon be अगर आप shortlist हो जाते हो तो आप जो भी लोग shortlist होंगे, we'll upload a list on the website and also send them an email. Sorry, I thought someone was speaking. Anyways, तो फिर आपको वो email भी आ जाएगी and then you'll be shortlisted. You'll be called for an interview with 2 sitting judges of the Supreme Court who are on the committee right now. And once that is done, and then you'll be soon notified. So June तक ये सारा process खत्म हो जाएगा. होगा. And then obviously they will be expected to come and live in Islamabad for that 1 year and make arrangements for their lodging. So ये एक बड़ा important Yes. aspect है which I think थोड़ा सा अगर आप उसको भी highlight कर दें. Yeah. So this is an important vote because I come from Karachi, and it was, really hard for me to, shift my मतलब पूरा luggage वगैरह सब. लेकिन मैं थोड़ा briefly I lived in Lahore also because of Lums and then working at Axis for a bit right after my graduation. But obviously it's a huge change, working in a completely different city, and you have to of course make arrangements for your living situation and everything. One thing that really helped me was that जब मेरा clerkship में हुआ था तो I reached out to, because I knew a couple of people from Lums, even though we weren't friends, but I knew कि वो Lums के हैं, तो it would be easy for me to reach out to them. And I reached out to them and I was like, listen, I can't, this is hard. Moving cities is hard, and we need each other. And so, me and my 2 now flatmates, we, हमने हर चीज साथ की, and it's really, really important to have that support system. So please make sure to reach out to existing law clerks. Feel free to reach out to me if and when you get selected. I also reached out to a lot of the existing law clerks जो कि मेरे time पे उस वक्त उधर जो है उनका time खत्म होने वाला था, and they really helped me figure out places. Living in Islamabad, finding places, all of that, I really owe all of that to those law clerks that helped me to navigate this entire situation. And of course my 2 very, very dear friends and colleagues who I had the privilege of being flatmates with. It's a very daunting process, of course, but it really helps to have a support system. Thank you So so yeah. much. Tabeen, your hand is raised. You can ask your question. Yeah, hi. I just had one question because this is like a 1 year tenure, and Right. sometimes like unforeseen circumstances happen whereby, particularly if you don't live in Islamabad, if you're based, for instance, in like you are in Karachi, or if someone is based in Lahore and something unforeseen happens that requires them to take a break or a holiday or anything like that. Like
Because sometimes, obviously, in 1 year, you never know what's going to happen. So, like, what does that look like exactly for a Supreme Court clerk? If they have to go out of city or something like that due to a family emergency or anything like that. Okay. So I was very lucky in the sense that I belong from Karachi, right? So my family is in Karachi, and the judge that I work with is also like from Karachi, like वो सिंध हाई कोर्ट से elevate हुए थे. तो हमारी registry trips बहुत often होती हैं. A lot of these judges, they would go back like once in 2 months perhaps. या फिर जब ईद वाला टाइम आने वाला है या जून जुलाई अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होती हैं तो दे प्रेफर वर्किंग फ्रॉम देयर होम सिटी. तो मेरे जज जो है वो फ्रीक्वेंटली कराची जाते हैं, एंड एज अ लॉ क्लर्क you have to accompany your judge to these registries, right? तो अगर आपका जज लाहौर से है तो आप फिर उनके साथ लाहौर ट्रिप करोगे. तो I was very lucky in the sense that I got like a free trip back home, so that was good. But उसके अलावा छुट्टियाँ, because we are a contract based, it's like a contract based situation, तो हमारे ना उस तरह से, and at the end of the day this is like a government based job, right? तो उस तरह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीव्स, स्पेसिफिक लीव्स वगैरह और वो चीज़ें नहीं थी. Again, as I said before also, it's very chamber specific. If you want leaves, of course, unforeseen circumstances होते हैं, and these judges are very very understanding, जितना मुझे पता है, very very understanding of our situations कि हम लोग घर से दूर हैं, or like we're young people away from home. So if I ever needed a break or a holiday, I would just go up to him and be like, sir, please मुझे बस ये 2 दिन घर जाना है या मुझे ये 2 दिन and it's very like, it's not like an official thing उस तरह से. It's very discretionary, and it's based on your relationship, the kind of relationship that you foster with your judge. So yeah, that's Okay, thank you so much. So much. Last question, if anybody has, then we'll close the session. Anybody in the room with any last questions? Not in the room, right? अच्छा चलें, कोई नहीं. हमारे पास जो questions आए थे उससे मैं पूछ लेती हूँ. So how to apply भी हमने कर लिया, skills भी हमने discuss कर लिए. Yeah, actually we've pretty much covered everything. So I suppose अगर आपके कोई final thoughts हैं हानिया, तो हम वो ले लेते हैं. No, I think the final thoughts that I have is, again, बहुत मैंने अपनी पूरी लम्स की लाइफ और अभी तक भी, the one thing that I've really held on to is कि अगर आप even like you also mentioned this question कि a lot of people come from different backgrounds और उनके पास वो privileges probably नहीं होते जो perhaps that I had or Umar had. But at the end of the day, never be I am saying this again, but please never be afraid of asking for help. The maximum, the worst that can happen is कि आपको आगे से बंदा मना कर देगा, right? My LinkedIn is also always open for any sort of help that anyone ever needs. I've seen myself also as my, like when I was working and currently also work as a research assistant for the LUMS Law School. A lot of our research assistants do not belong from LUMS, and they come from, Umar also was a research assistant at LUMS. You don't have to be a LUMS student to be a research assistant or have a teaching assistant position. There are multiple positions that you can, do without having the privilege of, being a LUMS student or coming from like a background that is, well connected. Just ask, cold emails have helped me so much. They have helped me gain opportunities that I perhaps never would have gotten on my own. Learn how to write cold emails, learn how to, reach out to people, network, and yeah, just थैंक यू सो never be मच. afraid of मैं asking for बिफोर help is what I पार्टिंग say. मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो हमने पिछले साल जो क्लर्कशिप प्रोग्राम पे सेशन किया था, बेस्ड ऑन दैट वी प्रिपेयर्ड अ गाइड एज वेल, जो सुप्रीम कोर्ट से ही हमने सारा कंटेंट लेके यूजर फ्रेंडली तरीके से उसे किया था, एंड वी विल बी अपडेटिंग दैट guide in light of the new application that has opened up as well. Hopefully by Monday we will be disseminating that as well. तो उसमें जो नए एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से या जो चीज़ें हैं वो गाइड भी हम दोबारा से अपडेट करके वी विल शेयर इट अगेन. एंड जो ऑफ कोर्स हानिया ने लिंक्डइन का बता दिया, उमर ने कहा है कि आपसे ईमेल शेयर कर लें उसका, तो वो भी हम करेंगे. सो एनी फॉलो अप क्वेश्चंस दैट यू हैव, आपको वहाँ से भी
you will get answers to those. Please reach out for help and support. We're all here for that. Thank you so much for your time and for joining Thank us you. today. And Hania, especially to you for joining us on a very short notice, क्योंकि इतने clerkship के सवाल थे कि we really wanted you to join us. Yeah, And thank you for taking out that time on a very, very short notice. And thank you of everybody for course. joining us. I'm so glad you guys found this useful. Looking forward to having another engaging session very soon. Take care. Khuda Hafiz. Thank you, Nida. Thanks for having me. Allah Hafiz.